अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया कटोच। जब भी ये सवाल उठता है कि हमारे देश, हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो कहीं न कहीं हम भारतवासियों के दिलो-दिमाग में एक ही जवाब आता है और वो ये कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खूबी हमारी अनेकता में हमारी एकता है, हमारी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी। पर टाइम टू टाइम हमारी इस यूनिटी को थ्रेटन किया गया है, हमारी एकता को खंडित करने की कोशिशें जो हैं वो की गई हैं। ऐसे माहौल बनाए जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जिसकी वजह से जो हमारे डिफरेंसेस हैं, बी इट लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कम्युनल, कास्ट बेस्ड, रीजन बेस्ड, हमारे ये जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, रिचुअल अगर हमारे डिफरेंट रहते हैं, या कोई भी ऐसी डाइवर्सिटी जो हम हमारे में होती है, हम हिंदुस्तानियों में हैं, उसे कहीं ना कहीं बेस बनाकर उन डिफरेंसेस को मिसयूज़ करके हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा की जाती एक दूसरे के प्रति, और हमारी एकता को कहीं ना कहीं खंडित करने किया जाता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हमारे हिस्ट्री में हमने देखे। हमारे देश के अलग अलग शहरों में ऐसे कई सारे दंगे रीजन बेस्ड पर, रिलीजन बेस्ड पर, कम्युनल बेस पर, कास्ट के बेस पर, लिंग्विस्टिक बेस पर कई सारे ऐसे दंगे, ऐसे वायलेंस जो हैं वो हमने अलग अलग शहर में होते देखे। पर हमने उन दंगों से, उन वायलेंस से हुए नुकसान के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। हर बार हर दंगों में हमने देखा कि हमारे देश के जानो माल को नुकसान होता है, हमारे देश के जो लोग हैं, हम देशवासियों की जाने जाती हैं, देश की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, देश कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली पीछे रह जाता है क्योंकि टेंशन्स बनी रहती हैं। उन जगहों में कोई काम नहीं हो पाते, कर्फ्यू लगा रहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो फंक्शन नहीं कर पाती। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी इन द पास्ट ऑल्सो, पर हमने अनफॉर्चुनेटली उनसे अभी तक कुछ नहीं सीखा। तभी तो आज भी ऐसे वॉयलेंस जो कि रिलीजन के बेस पर हैं, जो कि कास्ट के बेस पर होते हैं, लिंग्विस्टिक बेस पर होते हैं, वो सामने आते हैं। ऐसे दंगे देखने को मिलते हैं। मणिपुर जल रहा था, हमने वो भी देखा किस तरह से वहाँ पर दो कम्युनिटीज़ के बीच में ट्राइब कम्युनिटीज़ के बीच में, कुकी और मेइती कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस हुआ और किस तरह से उनकी नफ़रतों को इग्नाइट किया गया, आपसी डिफरेंसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, कैसे सिचुएशंस क्रिएट की कि इतने देर तक मणिपुर जो है वो चलता रहा या जल रहा है। आज भी वहाँ के माहौल जो है वो टेंस है। और अभी हमने उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने में दो ऐसे बड़े शहर, ऐसे ज़िलों में इसी तरह से का जो टेंशन वाला माहौल है वो देखा। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल की। उससे पहले बहराइच में जो दंगे हुए, जहाँ पर एक पक्ष को हमने ये देखा कि किस तरह से प्रोटेस्टर्स को प्रशासन की तरफ से भी सपोर्ट किया गया और किस तरह से प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पर जो प्रॉपर्टी डैमेज की, जो जानो माल का वहाँ पे जो नुकसान हुआ वो हमने देखा। और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का एक रवैया देखा जो कहीं ना कहीं पार्शियल और बायस दिखा। और किस तरह से हमने देखा कि संभल में सेम उसी तरीके का सिचुएशन जो है वो क्रिएट किया गया और किस तरह से वहाँ पे प्रशासन का जो रवैया है वो हमने थोड़ा अलग देखा, जस्ट बिकॉज वहाँ पर संभल में जो प्रोटेस्टर्स थे दे बिलोंग टू अदर रिलीजन। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे कई सारे सबूत, कई सारे क्लिप्स जो है वो बहराइच और संभल दोनों के अलग अलग जगह के, दोनों के अलग अलग जो वायलेंस हुए, जो हिंसा जहाँ पर हुई, वो क्लिप्स जो हैं वो सामने आई और उसमें साफ डिफरेंस जो है वो समझ में आता है। बात यहाँ पर ये है कि संभल में जो 24 नवंबर 2024 जो वायलेंस, जो हिंसा होती है, जो डेडली वायलेंस होता है, उसमें 5 युवकों की जान चली जाती है।
वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो 5 युवकों की जान गई है वो पुलिस फायरिंग से गई है, और जबकि पुलिस का ये दावा है कि जो 5 युवकों की जान गई है वो भीड़ के ही किसी शरारती तत्वों के तरफ से जो फायरिंग हुई है उनकी वजह से गई है। पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग वहाँ पर नहीं की गई। जबकि कुछ एक ऐसी क्लिप्स जो हैं वो सामने आई जहाँ पर संभल के जो सीईओ थे या जो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बंदूक लहराते हुए उस क्लिप में दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सॉरी फॉर द लैंग्वेज, जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, उन्होंने कहा कि गोली मारो इंसानों को एंड ऑल दैट स्टफ। ये स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से उस भीड़ के सामने करना जो कि ऑलरेडी भड़की हुई है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप एक रिस्पॉन्सिबल जगह पर बैठे हैं, यूनिफॉर्म में हैं, और आप किस तरह के स्टेटमेंट पास कर रहे हैं जो भड़की हुई मॉब है उसके सामने, कहाँ तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो मॉब वहाँ पे भड़के, जो लोग वहाँ पे भड़के, आखिर वो इतना भड़कने वाला ऐसा कौन सा इशू था जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में वहाँ पर वो इकट्ठा हुए और इतना डेडली वायलेंस जो है हमें वो देखने को मिला। कितनी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ वहाँ पर, कितने सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए, सर्वे टीम वाले इंजर्ड हुए, जो पुलिस प्रशासन थे वो इंजर्ड हुए, घायल हुए, सिविलियंस घायल हुए। आज भी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है, बट सेक्शन 163 जो है वहाँ पे लागू किया गया है। इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ? ये सब होता है 19 नवंबर 2024 के कोर्ट के उस फैसले के बाद, जहाँ पर 19 नवंबर एक पक्ष कोर्ट में जाते हैं अपनी आस्था के साथ, जो अपनी उनकी आस्था है उनका वो क्लेम करते हैं, पिटीशन दर्ज करते हैं। उस पिटीशन के बेसिस पर वहाँ की कोर्ट विद इन आवर्स फैसला भी सुना देती है। वो कोर्ट जहाँ पर हज़ारों केसेस पेंडिंग रहते हैं कई कई सालों से, आज भी रिकॉर्ड है उस कोर्ट का कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ की सुनवाई तक नहीं हुई है कई सालों से। वो कोर्ट अचानक से बहुत एक्टिवली काम करने लगता है और उस पिटीशन पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए वो उस पिटीशन के बेसिस पर परमिशन देते हैं ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को, कि वो उस पक्ष को लेकर जो वो क्लेम कर रहे हैं, कि क्लेम क्या है मैं पहले वो बता दूं। क्लेम ये है कि जो संभल का शाही जामा मस्जिद है वो मुगलों से पहले मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को डिमोलिश किया गया है और उस मंदिर के ऊपर जो है मस्जिद का तामीर हुआ है, ये क्लेम किया गया है। लाइक ज्ञानवापी का जो क्लेम है या उसके पहले भी जो भी क्लेम्स किए जा रहे हैं और उन पे जो कार्रवाई जो है वो हो रही है या जो सर्वे है वो कंडक्ट किए जाते हैं। 19 नवंबर को उस सुनवाई पर कार्रवाई तो की जाती है, सर्वे भी हो जाता है, उस दिन कोई वायलेंस वहाँ पर नहीं होता। फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि 24 नवंबर 2024 सेम वही सर्वे अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो इतनी भीड़ वहाँ पे आमादा क्यों होती है, कैसे होती है? हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग कैसे पहुँच जाते हैं? उनके पास इतना पत्थर कहाँ से आ जाता है? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व थे उस भीड़ को और ज़्यादा भड़काने के लिए, प्रोवोक करने के लिए? ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे वहाँ पर मौजूद जिनकी वजह से वो भीड़ को इंस्टिगेट किया गया कि वो इस तरह से इस कदर वायलेंट हो जाएं कि वो उस सर्वे को कंडक्ट होने ना दे और पुलिस प्रशासन पर इस तरह से जो है वो हमला कर दे, पथराव कर दे। जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ क्लिप्स जो है वो सामने आई जहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछा गया कि पथराव क्यों किया गया, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि पथराव पुलिस की लाठी के बाद हुआ। जबकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने लाठी या फायरिंग उन मॉब के
वायलेंट होने के बाद किया, यानी पहली जो कार्रवाई है, पथराव जो है वो पहले सिविलियंस की तरफ से हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो दोनों पक्ष से सामने आ रही हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि हमें सुना नहीं गया और सर्वे करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमने पहले इंटीमेट कर दिया था, जो दूसरा पक्ष है उन्हें बता दिया गया था, उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें भी दी जा रही हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि पूरी तरह से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका उल्लंघन किया है, उस एक्ट को वायलेट किया गया है। इस एक्ट में क्या है, क्या प्रोविज़न है, ये मैं बताना चाहूँगी। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो जब पास किया गया था, उस एक्ट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि किसी भी किस्म का जो धार्मिक स्थान है, जो भी धार्मिक स्थल है, वो जैसा कि 15 अगस्त 1947 में था, वो एज इट इज़ ही रहेगा। कोई भी पर्सन या कोई भी एजेंसी या कोर्ट किसी भी किस्म के रिलीजियस प्लेसेस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो मंदिर, मस्जिद, जो गुरुद्वारा, जो चर्च, जो मिनिस्ट्री, कोई भी रिलीजियस प्लेस 15 अगस्त 1947 में जैसी थी वो वैसी ही एज इट इज़ रहेगी। किसी भी किस्म का कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। यानी कोई भी मस्जिद जो है वो मंदिर में कन्वर्ट नहीं होगी, जो मंदिर है वो मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होगा, गुरुद्वारा जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ये 1991 एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मेंशन किया गया। जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमने ऐसा कोई इस एक्ट को वायलेट नहीं किया है। इस एक्ट में धार्मिक प्लेसेस के बारे में बात की है, जबकि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958, जो कि अमेंड किया गया इस एक्ट को 2010 में भी, और इसमें कुछ पीनल प्रोविजंस जो हैं वो ऐड किए। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी ऐसा एंशिएंट मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसा जो अगर वो धार्मिक स्थल भी है या धार्मिक आस्थाएं भी अगर उस एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के साथ जुड़ी हैं, तो वहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है बाय ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से। पर उसका भी वहाँ पर किसी भी किस्म का जो है जो कन्वर्जन है उसका नहीं किया जा सकता, उसकी ओरिजिनल फॉर्म से उसे बदला नहीं जा सकता, बट वहाँ पर सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। दूसरा पक्ष का ये कहना है। ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसके अंडर तकरीबन 3665 समथिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो अंडरटेक कर रहे हैं, जो हमारे ASI टीम है, सर्वे टीम है, वो टाइम टू टाइम वहाँ पर सर्वे कंडक्ट करती है। उसके मेंटेनेंस का ख्याल जो है वो रखा जाता है। और 2010 के अमेंडमेंट में कुछ एक ऐसे प्रोविजंस ऐड किए गए, जैसे कि 100 मीटर्स के रेडियस में जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट है उसके 100 मीटर के रेडियस को प्रोहिबिटेड एरिया जो है वो बताया गया है। वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन जो हैं वो नहीं की जा सकती हैं। और 200 मीटर का रेडियस जो है उसे रेगुलेट किया गया है, यानी वहाँ पर अगर किसी ने भी किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसे परमिशन चाहिए होगी NMA से, यानी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की तरफ से। और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को भी ऑर्गेनाइज किया गया इसी 2010 के अमेंडमेंट के बाद, 2010 में जो अमेंडमेंट किया गया था। दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि जो शाही जामा मस्जिद संभल की है वो मस्जिद में जो सर्वे किया गया वो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंडर नहीं आता। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसमें कुछ ऐसे केसेस थे उसे एग्जम्प्ट किया गया था, यानी एक्सक्लूड किया गया था, जैसे कि हमारे राम जन्मभूमि
को इस एक्ट से बाहर रखा गया था। और ऐसे जो भी केसेस जो 1991 से पहले किसी भी धार्मिक स्थान पे, किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट पर क्लेम किए गए हैं, तो वो भी इस एक्ट के अंडर फॉल नहीं करते। तो ये दो ऐसे एक्ट्स हैं जो आज बहस का मुद्दा बने हैं। सवाल फिर यहाँ पर ये होता है कि आखिर क्यों रिलीजियस बेस ऐसी नफ़रतें बढ़ाई जाती हैं, और ऐसे क्लेम्स के बेसिस पर अगर सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो क्यों और ऐसी कैसी ज़रूरत पड़ जाती है कि जो दूसरा पक्ष है वो इस कदर वायलेंट हो जाए। और आखिर ऐसा कैसे होता है कि आपके प्रशासन, आपका पुलिस प्रशासन एक जगह एक वायलेंस को, एक तरफ के प्रोटेस्टर को सपोर्ट करता है, और दूसरी जगह सेम उसी वायलेंस को, दूसरे प्रोटेस्टर को जो है वो इस तरह से उन पर कार्रवाई करता है। बात यहाँ फिर आ जाकर यही रहती है कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला बनाया जाता है, और हम लोग इस ट्रैप में हमेशा फंस जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी ना, रूल एंड डिवाइड की, डिवाइड एंड रूल की, वो हमेशा, ये टर्म जो है, ये पॉलिसी जो है वो हमेशा काम कर जाती है। हमारे हिंदुस्तान में तो हर बार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो काम कर जाती है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमेशा वो मुद्दा हिंदू मुस्लिम पर आकर ख़त्म हो जाता है। ख़त्म नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन जाता है हमेशा। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे बर्निंग इश्यूज हैं जो जिसे एड्रेस करना चाहिए था, जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट कभी भी किसी भी जगह फेल होती नज़र आती है तो वो पूरा ध्यान जो है लोगों का डाइवर्ट कर देती है कि वो इन बेसिक मुद्दों से भटक जाए, वो इन हिंदू मुस्लिम के एंगल में फंसे रहें। वो ये ना देखें कि हमारे देश की बेरोज़गारी कितनी है, वो ये ना देखें कि हमारे देश का मिडिल क्लास तबका किस हद तक टैक्स के बोझ के तले दबा हुआ है, वो ये ना देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशंस कितनी खस्ता है, वो ये ना देखें कि हमारे स्कूल्स की एजुकेशन कितनी ज़्यादा पुअर क्वालिटी की जो है हमें प्रोवाइड की जा रही है, वो ये ना देखें कि महंगाई किस हद तक बढ़ी है, वो ये ना देखें कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा किस कदर जो है वो खतरे में है, वो ये ना देखें कि जो हमारे देश के जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस तरह से माल न्यूट्रिशन है, वो ये ना देखें कि हमारे देश के जो बाकी सारी परेशानियां हैं वो किस तरह से उनमें वो लोग जो हैं वो उलझे हुए हैं, वो ये सब ना देखें। वो क्या देखें? वो देखें कि आज इस मंदिर के नीचे क्या था, या आज इस मस्जिद के नीचे क्या है। हर बार ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं, और ऐसे क्लेम्स का सर्वे जो है वो कानूनी तरीके से होना चाहिए। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट जिसकी भी जो भी आस्था है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन सब की आस्था की, और हम सब चाहते हैं कि उनकी आस्था को किसी भी किस्म की ठेस नहीं पहुंचाई जाए। पर हर चीज़ का, हर कार्रवाई का एक कानूनी तरीका जो है हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सबको उसका हक जो है वो दिया जाना चाहिए। पर किसी भी आस्था को इस तरह से चैलेंज करना, या किसी भी आस्था को के बेसिस पर इस तरह से दंगे या फसाद करवाना, ये भी किसी भी हद तक सही नहीं है। देर आर मोर देन 20,000 टेम्पल्स जिस पर बौद्ध अपना क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन टेम्पल से पहले वहाँ पर बौद्ध का जो उनका मान्यताएं थी वो वहाँ पर मौजूद है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ ऐसे मस्जिद जहाँ पर टेम्पल्स का क्लेम है। तो अगर हम यही सब चीज़ें करते रहेंगे तो हाउ फार वी गोना रीच, कहाँ तक जा पाएंगे हम। तो ये सोचने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ हम सबको भटकाने की बातें हैं। इसमें किसी भी किस्म का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। अपने घरों को मस्जिद बनाओ, अपने घरों को मंदिर बनाओ, हमने वो तो नहीं बनता हमसे। हमारे घर में हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे घरों में हम नमाज के पाबंद नहीं हैं, हम अपने घरों में पूजा नहीं कर रहे, पूजा पाठों के हम आदी नहीं हैं। पर हमें ये जानना है कि वहाँ पर मंदिर था, या वहाँ पे मस्जिद, या वहाँ पे बौद्ध का कोई स्थान था, धार्मिक स्थान था।
इस बात में हम इंटरेस्टेड हैं। हम इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह से दंगे फसाद हो। हम इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह से ऐसे चीज़ें डेवलप हों, ऐसी नफ़रतें जो हैं और ज़्यादा बढ़ें। हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। कहाँ तक जाएंगे और कब तक होगा ये सब, सोचिए। और क्या प्रशासन को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बायस रहना है? उन्हें हर जगह सेम कार्रवाई करनी है। अगर बहराइच में वो प्रोटेस्टर्स मुसलमानों के प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे, उन्हें आग के हवाले कर रहे थे, उसी तरह से जिस तरह से वो संभल में गोलियां चलाई गई पुलिस के द्वारा या किस तरह से भीड़ को काबू करने की कोशिश की गई, वही कार्रवाई जो है वो बहराइच में भी होनी चाहिए थी। अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होकर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं और आप इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं एक सेक्शन के एक सेगमेंट ऑफ द पीपल के अगेंस्ट, तो आपको दूसरे सेगमेंट ऑफ द पीपल को भी वैसे ही कंसिडर करना है। ये देश इक्वालिटी मांगता है, ये देश इक्वल राइट्स मांगता है, ये देश अगर डाइवर्स है तो ये देश यूनाइटेड भी है। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी, किसी भी किस्म का सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है तो उसे पीसफुल तरीके से होने दें। आप इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पर वॉयलेंट होकर आप कोई भी नतीजे में नहीं पहुंच पाएंगे। जानो माल का नुकसान करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे, और हर बारी हिंदू मुस्लिम के एंगल में फंस कर रह जाएंगे। ना आपकी डेवलपमेंट हो सकती है, ना देश की।